हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आशीष तिवारी और मैं पिछले 23 सालों से फ़िज़िक्स से जुड़ा हुआ हूँ। फ़िज़िक्स जैसा कि आप जानते हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम कोशिश करेंगे 11th और 12th के उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आसान करने की, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक एक शब्द समझना होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो 12th के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अब आप एक एक शब्दों को ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका एक बहुत गहरा मतलब है जो आगे आपको समझ में आएगा कि ये साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उनको एक्सेलरेट करता है। बेसिकली इट इज़ ए एक्सेलरेटर। अब फिजिक्स जब आपको बहुत अच्छे से समझना होती है तो कई शब्द इसके ऐसे होते हैं जो आपके डेली लाइफ में भी यूज़ आप करते हैं और मतलब बिल्कुल वही होता है। फॉर एग्जांपल, आपने ये वर्ड देखा एक्सेलरेटर, तो आप सभी टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं और उसमें एक्सेलरेटर वर्ड का यूज़ करते हैं। टू व्हीलर में आपने एक्सेलरेटर दिया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। उस एक्सेलरेटर को यहाँ से आप कोरिलेट करिए, एनालॉजी करिए, तो आपको मतलब समझ में आएगा कि यहाँ पे भी वही मतलब है। इस डिवाइस के द्वारा भी आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा देते हैं। हाँ, बहुत अच्छी टेक्निकल शब्द में हम कहते हैं कि वी कैन एनहांस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन, बेसिक वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि ये टॉपिक जो है 12th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एज ए थ्योरी क्वेश्चन आता है, और जो भी थ्योरी क्वेश्चन होता है उसको आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अंडरलाइन पॉइंट्स को करके और डिस्क्राइब करना होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके पहले पॉइंट पे जिसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमने देखा, इट इज़ ए डिवाइस बाय विच वी कैन एक्सेलरेट और इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी of positively charged particle. Now next one, सेकेंड हम आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए ये डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो सी हुआ है, सी लिखा हुआ है, सी यहाँ पे एक फ्लैट सिलेंड्रिकल वैक्यूम चेंबर है। एक आपने फ्लैट सिलेंड्रिकल चेंबर लिया हुआ है जो पूरी तरीके से जिसमें वैक्यूम है। अब आप एक एक शब्द पे थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कि वाई सी इज ए फ्लैट सिलेंड्रिकल वैक्यूम चेंबर। वैक्यूम क्यों आप ले रहे हैं? वैक्यूम आप इसलिए ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसमें एयर हुई और अगर एयर के पार्टिकल्स आ गए तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी एनहांस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम ये जो सी ले रहे हैं, दिस इज फ्लैट सिलेंड्रिकल वैक्यूम चेंबर। अब स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप देखिए, उसके अंदर आपको D1 और D2, ये बिल्कुल D के शेप जैसे हैं। ये दो हॉलो इलेक्ट्रोड्स हैं और इन हॉलो इलेक्ट्रोड्स को आप ध्यान से देखेंगे कि इनका शेप D के जैसा है और इसी कारण इसका नाम रखा गया है Ds। सो हियर D1 एंड D2 बोथ आर Ds एंड दे आर कनेक्टेड विथ AC सोर्स। एक पावर सप्लाई से आप कनेक्ट करते हैं इसको, जो कि एक AC सोर्स है, और AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, जो बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे हमने देखा कि ये दोनों Ds जो है ये AC सोर्स से कनेक्ट है। फिर आप देख रहे होंगे कि यहां पे कुछ क्रॉस दिख रहे हैं। इन क्रॉस का मतलब है कि ये पूरे इंस्ट्रूमेंट को आपने उठा के एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हुआ है। क्रॉस का मीन्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्रॉस लगाना आप ना भूलें। इसका मतलब है कि आपने इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया हुआ है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ रही है कि जो साइक्लोट्रॉन है उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस AC सोर्स, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, आप दोनों का यूज कर रहे हैं, दोनों आप एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहां पे आप देख रहे हैं कि इनके डायमेट्रिकल एज, ये इनके डायमेट्रिकल एज है, इसमें थोड़ा सा गैप है और इस गैप में एक फिलामेंट फिट है। यहां पे फिलामेंट, जैसा कि आप जानते हैं
कि आपके घरों में बल्ब होता है, उसमें भी फिलामेंट का वायर होता है, तो फिलामेंट से आप अच्छे से परिचित हैं कि उसको आप गर्म करेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। सो बिटवीन द गैप फिलामेंट इज फिटेड एंड इनसाइड चेंबर हीलियम गैस इज ऑल्सो देयर। अब केवल हीलियम गैस नहीं, आप और भी गैसेस ले सकते हैं। हमारा टारगेट है पॉजिटिव पार्टिकल प्राप्त करना, क्योंकि उसी को हम एक्सेलरेट करेंगे। और ये जो हीलियम गैस है, ये हीलियम गैस जब फिलामेंट को ऑन किया जाता है तो हीलियम गैस आयनाइज्ड होती है, और आयनाइज्ड होने के बाद आपको यहां से प्रोटॉन्स मिल जाते हैं। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो P है, दिस P इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट को आप देख रहे होंगे कि यहां पे आपने नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, मतलब इस प्लेट को आप नेगेटिव रखते हैं। तो ये था पूरा कंस्ट्रक्शन जो कि आपको सेकंड पॉइंट के अंतर्गत कवर करना है। तो पहला डेफिनेशन और दूसरा अपन ने कंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रूमेंट के एक एक पार्ट को अपन ने एक्सप्लेन किया कि यहां पे कौन सा पार्ट का क्या नाम है और वो किस तरीके से यहां पे सिचुएटेड है। अब तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट पे हम आते हैं, दैट इज वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन किस तरीके से वर्क करके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। तो अब हम आते हैं वर्किंग पे। वर्किंग में आप देखिए, जैसे ही आप इस सेटअप को, इस डिवाइस को ऑन करते हैं, फिलामेंट गर्म होता है और यहां पे हीलियम गैस आयनाइज्ड होकर आपको प्रोटॉन पार्टिकल देती है। अब आपने ये डीज को एसी सोर्स से कनेक्ट किया। एसी मतलब पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव, इस तरीके से ये मूव होता रहता है, ऑल्टरनेटली चेंज होता रहता है। तो यहां पे एसी कनेक्ट होने के कारण ये डी तो पॉजिटिव हो गई और ये डी नेगेटिव हो गई। दूसरा, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल केवल बाहरी पार्ट में होता है, हॉलो पार्ट में उसकी वैल्यू 0 होती है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर वर्क नहीं करेगी, केवल ये जो आप आउटर पार्ट देख रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव मतलब ये केवल आउटर पार्ट, ये पॉजिटिव होगा, अंदर इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अब यहां पे जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा, प्रोटॉन, उस प्रोटॉन को ये नेगेटिव डी अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट होने के कारण अंदर एंटर हुआ। अंदर इसको क्या मिलेगा? अंदर इसको मिलेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो पार्ट के अंदर 0 होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हॉलो पार्ट में मैक्सिमम होती है। मतलब ये पार्टिकल जब एंटर हो रहा है तो इस डी के अंदर इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और उसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही ये पार्टिकल एंटर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर हुआ तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगेगा, और जिसके कारण उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्टिकल सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा और बाहर निकलेगा। अब जैसे ही पार्टिकल बाहर निकला, ये एसी बार बार चेंज हो रहा है। अब जब ये पार्टिकल बाहर एग्जिट करेगा, उस समय ये डी नेगेटिव हो जाएगी और ये डी पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब अब चार्ज पार्टिकल को कौन अट्रैक्ट करेगा? अब चार्ज पार्टिकल को ये वाली डी अट्रैक्ट करेगी और वो उसके अंदर एंटर होगा, और पीछे वाली डी उसको रिपेल करेगी क्योंकि वो पॉजिटिव हो चुकी है। तो एक डी प्लस होने के कारण उसको रिपेल कर रही है, दूसरी उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो इस बीच के गैप में वो एनर्जी गेन करते हुए यहां जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एनर्जी गेन करता हुआ मींस उसने जो पहले डी में सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा सर्कुलर पाथ वो यहां अडॉप्ट करेगा और फिर बाहर निकलेगा। बाहर निकलते समय फिर साइकिल चेंज, अब ये डी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्रम चलता रहेगा। पार्टिकल इस तरीके से हर बार सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा, हर अगला सर्कल पिछले सर्कल से ज्यादा बड़ा होगा। और एक स्थिति आती है कि पार्टिकल का रेडियस, जो इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस है, वो डीज के इक्वल हो जाता है, और उस समय इस प्लेट का काम चालू होता है। ये जो आप डिफ्लेक्टिंग प्लेट देख रहे हैं, ये पार्टिकल को अट्रैक्ट करके बाहर विंडो से बाहर कर देती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ
साइक्लोट्रॉन कि किस तरीके से हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। अब बार बार मैं इतनी देर से एम्फेसाइज कर रहा हूं कि वाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नॉट नेगेटिव। तो अब मैं उसका आंसर आपको बताता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली इसका एप्लीकेशन होता है कि अगर आप किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप ब्रेक करना चाहेंगे तो आपको पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करना पड़ेगी, एक बीम भेजना पड़ेगी ताकि इससे ये कोलाइड हो और न्यूक्लियस ब्रेक हो। अब अगर ये पार्टिकल में मास बहुत कम होगा तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो आप यहां पे नेगेटिव पार्टिकल्स इसलिए नहीं लेते हैं कि नेगेटिव पार्टिकल में मास होता ही नहीं है, और मास नहीं होने के कारण अगर आपने उसको एक्सेलरेट कर भी दिया तो फिर वो कोलाइड करके न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप राइफल में रुई की गोली भर के चला रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रुई की या कॉटन की जो बॉल्स होंगी उसमें मास ही नहीं होता है, तो उसकी स्पीड बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप स्टील की बॉल्स राइफल में चलाते हैं तो वो इम्पैक्ट देगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ा के आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका टारगेट है न्यूक्लियस को ब्रेक करना, और इसलिए आपने चुनाव किया है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि साइक्लोट्रॉन्स या किसी भी एक्सेलरेटर में हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही क्यों एक्सेलरेट करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हम आते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप पिछली क्लासेस के नॉलेज से जानते होंगे कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर रहा है तो सर्कुलर पाथ वो तभी अडॉप्ट कर सकता है या घूम सकता है जब तक उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कोई प्रोवाइड ना कर रहा हो। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलरली नहीं मूव कर सकता। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि पार्टिकल सर्कुलर घूम रहा है, तो जब ये सर्कुलर घूम रहा है तो कौन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो है लॉरेंज फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। और लॉरेंज फोर्स आप जानते हैं QVB sin थीटा, ये लॉरेंज फोर्स होता है। दिस इज लॉरेंज फोर्स। तो यहां पे ये लॉरेंज फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है पार्टिकल को, जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर रहा है। अब चूंकि वो परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है तो थीटा हमने यहां पे 90 डिग्री किया और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए यहां पे साइन थीटा हट जाएगा। तो अभी हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स मींस mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू QVB, और यहां से इसको हमने सॉल्व किया तो ये v से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और r इक्वल्स टू बचा mv अपॉन QV। अब यहां पे ध्यान से आप देखिए कि यहां पे m कांस्टेंट है, यहां पे q कांस्टेंट है और यहां पे b कांस्टेंट है। तो जब तीन चीजें यहां पे कांस्टेंट हैं, उनको आप हटाएंगे तो यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो r प्रोपोर्शनल टू v। अब r प्रोपोर्शनल टू v आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, और इसी कारण हर पहले चक्कर के बाद जब वो दूसरा रोटेशन लगाता है तो वो बड़ा पाथ अडॉप्ट करता है, सिंस r प्रोपोर्शनल टू v। अब एक बड़ा ही अच्छा सवाल आपसे मैं पूछता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पार्टिकल ने जो पहला सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया और उसके बाद दूसरा सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया, तो किसमें वो ज्यादा समय लेगा और किसमें वो कम समय लेगा? तो इसका आंसर इन दोनों चीजों से बिल्कुल अलग हटके है। आंसर ये है कि पार्टिकल दोनों ही रोटेशन में सेम टाइम लेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसको मैथमेटिकली समझते हैं। टाइम पीरियड t इक्वल्स टू होता है 2 पाई r अपॉन v। तो मैंने ये r अपॉन v की वैल्यू इस इक्वेशन से उठा के यहां पे रख दी, तो मुझे फॉर्मूला मिला t इक्वल्स टू 2 पाई m बाई QV। और यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे सारे टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये पूरा टर्म जो है ये कांस्टेंट है, और इसीलिए टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल में।
वो सेम टाइम अडॉप्ट करेगा, सेम टाइम लेगा। और इसका कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जब वो दूसरा सर्कल अडॉप्ट करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ी रहेगी, तो वो टाइम उतना ही लेगा जितना पहले सर्कल में लिया। और इसी फॉर्मूले को अगर हम रिवर्स कर दें तो टाइम पीरियड का रिवर्स रेसिप्रोकल, आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी इसका रिवर्स कर दीजिए QB/2πm। तो इतना स्टूडेंट्स आपको लिखना है इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज पे आते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस कंडीशन। तो देखिए रेजोनेंस केवल इस टॉपिक में नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स में आता है। रेजोनेंस का मतलब होता है सेम, दो चीजों की मैचिंग। तो ये साइक्लोट्रॉन तभी प्रॉपरली वर्क कर सकता है जब दो फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो। अब दो फ्रीक्वेंसी कौन सी? तो आप देखिए कि आप कहते हैं कि ये पार्टिकल अंदर एंटर हुआ तो ये डी नेगेटिव थी और ये पॉजिटिव थी, और जब ये बाहर निकले तो ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। मतलब ये प्रोसेस तभी सक्सेसफुली हो सकती है जब 1 सेकंड में अगर ये 50 बार घूम रहा है, 50 सर्कल अडॉप्ट कर रहा है, 1 सेकंड में 50 बार घूम रहा है, तो 1 सेकंड में AC को भी 50 बार इस तरीके से घूमना पड़ेगा। तब तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, और तब ये जो आप कहते हैं कि पार्टिकल बाहर निकले तो ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। तो देयर शुड बी मैचिंग इन फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी जो वो सर्कुलरली रोटेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, और दूसरी फ्रीक्वेंसी ये जो AC है ये 1 सेकंड में 50 बार। अगर ये 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो रहा है 50 टाइम्स, तो 1 सेकंड में 50 सर्कुलर रोटेशन इस पार्टिकल को करना पड़ेगा, और इसी को अपन कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। विदाउट रेजोनेंस कंडीशन साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं कर सकता और ना वो एक्सेलरेट कर पाएगा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर 12th में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतने पॉइंट्स यहां पे कवर करने हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे आने वाले लेक्चर की सीरीज में मैं आपको इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो 12th के एग्जाम में एज वेल एज JEE नीट इनमें आते हैं। तो अपन आगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थैंक यू।